हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको CHSL 2024 मेंस के जीके पीवाईक्यू का सलूशन कराने वाली हूँ। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। ये वीडियोस आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो इसी वजह से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं जो भी क्लासेस आपकी लेती हूँ उन सभी का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट ऑफ द सेल अदर दैन द न्यूक्लियस विच हैज़ DNA एंड राइबोसोम्स एंड कैन दस मेक इट्स ओन प्रोटीन्स इज नोन एज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि न्यूक्लियस के अलावा यानी केंद्रक के अलावा कोशिका का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका खुद का DNA एंड राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से वो खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सेल के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ से याद आना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो डेड सेल था और उन्होंने कॉर्क में उसकी डिस्कवरी की थी। अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो उसकी डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी अगर आपसे पूछे कि किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है ये, तो ATP के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट्स का सिंथेसिस करता है। फैट्स जो होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं, तो जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स की सिंथेसिस करता है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइबोसोम लिखा हुआ है ना, तो राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, इसी वजह से हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। CGL 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, वहाँ पे मैचिंग करा के क्वेश्चन पूछा था, तो राइबोसोम का क्या हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो गोल्जी ऑपरेटस लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भी फूड बने होते हैं ना सेल में, उसकी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनसे कि सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इनमें भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल में चले जाते हैं ना, तो ये वहाँ पे जाके फट जाते हैं, उसको मतलब मार देते हैं, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अलावा आपको ये भी याद आना चाहिए कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, तो टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ब्लड की स्टडी को हिमैटोलॉजी कहते हैं। लिवर की स्टडी अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हिपैटोलॉजी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस ईयर में की थी, और जो डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो किस ईयर में की थी। ये दोनों सवाल का आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस पे हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द फेमस इक्वेशन E = mc² इन 1905। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि E = mc², ये जो इक्वेशन है इसको किसने दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन A, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1922 में, लेकिन इस इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3, द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इनका जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। और ये जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव इन नेचर होता है। एक्सक्लूसिव इन नेचर का मतलब कि ये अधिकार केवल इन्हीं के पास है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के बीच में कोई भी विवाद हो गया या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी चीज़ हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो आता है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट्स इशू करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट रिट इशू करता है वो किस आर्टिकल के अंडर में आएगा, तो हाई कोर्ट्स का रिट इशू करने का पावर जो है वो आता है आर्टिकल 226 में। इसके बाद मैंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिपीटेडली इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 129 की, तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि इनके जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं। आर्टिकल 131 में आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 132 में है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 में आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसके अलावा आपको आर्टिकल 141 भी याद रखना है, और ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी जजमेंट होगा, वो जितने भी कोर्ट हैं इंडियन टेरिटरी में, यानी इंडिया के सारे कोर्ट्स को वो मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन। अब यहाँ पे टॉरिड जोन के बारे में पूछा है कि वो किसके किसके बीच में आएगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ये इमेज जो है ये है टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना इंटेंसिटी का टेम्परेचर होता है, कहाँ पे कितनी सनलाइट रिसीव होती है ना, उसके हिसाब से अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप ये वाला जो एरिया है बीच वाला, इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। इसका मतलब है यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर, और यहाँ साउथ में ये जो एरिया है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज आती हैं, यानी कि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, इसी वजह से उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। जैसा यहाँ पे ऊपर होता है सेम यहाँ पे नीचे भी होता है, लेकिन अगर ऊपर है तो उसको हम कह देंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और अगर नीचे है तो उसको हम कह देते हैं साउथ टेम्परेट जोन। इसके बाद यहाँ पे जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है, और 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि जो नॉर्थ पोल है, इसके बीच का जो एरिया है इसको कहा गया है फ्रिजिड जोन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि टॉरिड जोन किसके किसके बीच पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जाती हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ना, उसी को कहते हैं टॉरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्होंने सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल पूछा है कि लग ही नहीं रहा है कि ये मेंस का पेपर है। यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट, और इसको आपको मैच कराना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, मुदुमलाई नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु में है। बहुत ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन दी सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेंसस जो होता है यानी कि जनगणना, उसमें कितने चरण होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, उसमें 2 फेज होते हैं। सेंसस के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है, जिससे कि आपका सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 80 प्लस क्वेश्चन है, आई थिंक 89 या फिर 90 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखनी तो आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, उसको कहा जाता है अवोगाद्रोस कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अवोगाद्रोस कांस्टेंट कितना होता है, तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन 1893 इन शिकागो। ये वाला क्वेश्चन इतना फेमस है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, यानी कि ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वामी विवेकानंद जी ने। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इसी वजह से 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इनकी डेथ हुई थी 1902 में, तब ये 39 ईयर्स के थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके गुरु कौन थे, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जैसे कि राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे करके बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी है। यहाँ से आप ये ईयर याद रखिएगा, क्योंकि ईयर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ द कर्ड इज। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि दही का जो pH वैल्यू है वो कितना होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने बहुत सिंपल रखे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, लोअर दैन द pH वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी दूध के pH वैल्यू से कम होगा। ये जो pH वैल्यू है, इसको कहा जाता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। अगर हम बात करें pH स्केल की, तो 0 से लेके 14 तक का वहाँ पे नंबर होता है। अगर किसी भी चीज़ की जो pH वैल्यू है वो 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वो ना ही एसिडिक है ना ही एल्कलाइन है, क्योंकि उसका pH 7 होता है और वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम बात करें 7 से नीचे की, तो वो सारे आ जाएंगे एसिडिक की कैटेगरी में। अगर 7 से ज़्यादा का है pH, तो वो सभी आ जाएगा अल्कलाइन की कैटेगरी में। यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का pH याद रख सकते हैं, जैसे कि ब्लड का pH होता है 7.4, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। अगर बात करें गैस्ट्रिक जूस की, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर, तो गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होता है ना, वो 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। अगर हम बात करें लेमन जूस की, तो लेमन जूस का जो pH होता है ना, वो 2.4 होता है। लेकिन कई बार अगर आपको ऑप्शन में 2 से 3 के बीच में दे देना, तो उसी के बीच आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनेगर की, तो विनेगर का जो pH है वो होता है 2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज एंड माउंटेन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी प्लेट्यूज हैं या फिर माउंटेन रेंजेस हैं, उनको साउथ से नॉर्थ के बीच में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले जो प्लेट्यू है उसको हम कहते हैं डक्कन प्लेट्यू, यानी कि डक्कन प्लेट्यू सबसे साउथ में होगा। उसके ऊपर हमें आना है, यानी कि 2 ऑप्शन आप यहाँ से पहले ही कट कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि डक्कन प्लेट्यू पहला होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। जब आपने रिवर सिस्टम पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा रिवर जो है वो सतपुरा एंड विंध्या रेंज के बीच में फ्लो होती है। अगर हम बात करें साउथ से नॉर्थ की, तो पहले सतपुरा रेंज आएगा, उसके ऊपर में आता है विंध्या रेंज, उसके बाद में आता है मालवा प्लेट्यू। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया है जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ। यहाँ पे आप ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये होता है दक्कन प्लेट्यू और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सतपुरा और इसके ऊपर होता है विंध्या रेंज और यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे जो ओरो वर्ड है ना, ये रूट वर्ड होता है माउंटेन के लिए, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बारिश या फिर ऐसा रेनफॉल जो कि माउंटेन के टकराने से होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन अकर्स व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर स्ट्राइक्स ऑन अ माउंटेन रेंज। इसका मतलब अगर कोई माउंटेन रेंज है और यहाँ पे हवाएं जा रही हैं और अगर ये पहाड़ से टकराती हैं यानी माउंटेन से, तो इसी साइड में बारिश कर देती हैं। इसी को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो माउंटेन है इसके इस साइड में जो भी मॉइस्ट एयर जा रही थी वो जब इससे टकराएंगी ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी वहाँ पे कम हो जाएगी और वहाँ पे ये बारिश कर देंगी। तो ये वाला जो साइड होता है ना, इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड और जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है ना, यानी कि माउंटेन के इस साइड में, इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी की कौन सी विशेषता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। ड्यूटीज आर इनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल है। ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सिर्फ इसीलिए ऐड किया गया था कि वो एक ड्यूटी है जिसको कि लोग परफॉर्म करें, लेकिन वो लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल नहीं है। हालांकि बाद में बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें बोला गया कि ड्यूटीज़ इनफोर्सिएबल हैं लॉ के द्वारा। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो कि लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल हैं, यानी उनके लिए कुछ लॉ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के द्वारा। इसमें अगर आप नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कानून है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है, इसमें भी पनिशमेंट की बात कही गई है। इन शॉर्ट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनके लिए लॉ एग्जिस्ट करते हैं, इनफोर्सिबल बाय लॉ हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें, ब्रॉडर व्यू देखें, तो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनफोर्सिबल बनाना लॉ के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपसे पूछा जाए कि कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, तो इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड किया गया था, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था। और इसको जो याद करने की ट्रिक है, यानी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके सारे आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक मेरी ओल्डेस्ट वीडियो में अपलोडेड है। आप उसको जाके देखेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ मनी इज और आर ट्रू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शन ऑफ मनी यानी मुद्रा के कार्य के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने इकोनॉमिक्स के पहले ही क्लास में आपको फंक्शन ऑफ मनी बहुत डिटेल में समझाया है। अगर किसी ने वो वाली वीडियो देखी होगी या फिर अगर आपको पहले से भी पता होगा तो बहुत इजी ये क्वेश्चन था। पहला वाला स्टेटमेंट है मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स इट इज़ अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड अदर ट्रांजैक्शंस। तो ये जो मनी है ना, ये यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे काम करता है। यानी अगर आपको किसी भी गुड्स के 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो आप जितना भी यूनिट लेना चाहें उसका प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 1 चॉकलेट का प्राइस पता है कि 25 रुपीज़ है, तो आप 2, 3, 4 यानी जितना भी चॉकलेट्स होगा ना उसका प्राइस आप निकाल पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट
is not a significant function because modern economies rarely use money for future payment। यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया था उस क्लास में कि मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी काम करता है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में आप जो पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया तो आप उसको फ्यूचर में धीरे धीरे करके पे करते हैं। अगर आपने ईएमआई पे कोई सामान लिया तब भी आप पेमेंट फ्यूचर में करते हैं धीरे धीरे करके, तो मनी का ये भी फंक्शन होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है कि ये डेफर्ड पेमेंट जो होता है ये सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी में लोग जो है मनी का यूज़ फ्यूचर पेमेंट में बहुत रेयर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ओनली 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the International Anti-Corruption Day celebrated in 2021, an annual event to raise awareness and find newer ways to combat corruption? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 9 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का जो एंटी करप्शन डे है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। इसमें आप अगर आधा भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज स्पेसिफाइड एज द 10th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इन्होंने ड्यूटी पूछी है, तो ट्रिक वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि सभी जो स्फीयर्स हैं लाइफ के उसमें एक्सीलेंस के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं जो डिफिनेशन है उससे आपको मैच कराना है। पहला वाला यहाँ पे लिखा है माइक्रो क्रेडिट, सेकंड वाला है माइक्रो सेविंग, थर्ड वाला यहाँ पे है माइक्रो इंश्योरेंस, फोर्थ वाला है सोशल कोलेटरल, और इसको आपको मैच कराना है। तो माइक्रो यानी कि छोटा, क्रेडिट का मतलब होता है लोन से रिलेटेड, तो पहले वाले का यहाँ पे हो जाएगा ना स्मॉल लोन, ये वाला। तो अगर आपने पहले वाले का मैच करा लिया ना तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आराम से। फर्स्ट का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में है, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक बनाया था 2022 में, उसकी थीम क्या थी। ये वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ये बहुत पुराना था, यहाँ पे इन्होंने थीम पूछी है, पर ये क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन को देख के कहे तो ईजी है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बहुत सिंपल रखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, यानी कि CVC, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। इसको सबसे पहले बनाया गया था 1964 में, ताकि जो भी करप्शन वगैरह होते हैं ना उसको देखा जा सके। 2003 में जाकर के इसको स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In 2021, Union Minister Jitendra Singh inaugurated the X-band Doppler weather radar to provide improved forecast. Where was it inaugurated? ये वाला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का था ना, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना था। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार इनॉग्रेट किया था, जिससे कि वेदर फोरकास्ट और अच्छे से हो सके। इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, जम्मू। अगर यहाँ पे लद्दाख ऑप्शन में नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन भी आप गेस करके बहुत आराम से कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नटराज रिप्रेजेंट द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू डिटी। यहाँ पे कह रहे कि जो नटराज की मूर्ति है ये किस हिंदू देवता को रिप्रेजेंट करती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव जी को। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉटनी ग्रोथ ओवर ए स्टेल एंड मॉइस्ट ब्रेड नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो मॉइस्ट ब्रेड होते हैं या फिर जो बासी ब्रेड होते हैं ना, उस पर एक फफून टाइप की लग जाती है, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, उसको फंजाई बोलते हैं। यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। ये था SSC CHSL 2024 मेंस के GK PYQ का सोल्यूशन।
इसके अलावा मुझे आपको ये चीज़ बताना था कि इधर वीडियोस थोड़ा डिले हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं पीपीटी वगैरह बनाना थोड़ा सा सीख रही हूँ, जिससे कि मैं करंट अफेयर्स के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूँ वीकली और मंथली। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और जो भी करंट अफेयर्स होता है वीकली और मंथली, इस पे भी मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। इसके अलावा मुझे आपको ये भी बताना था कि मैंने आपसे कहा था कि स्कीम्स पे एक वीडियो आएगी, मेंस के बहुत टाइम पहले ही आएगी, जिससे कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में अगर स्कीम से क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हों कि ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसी में से आएँ, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन सारे कलेक्ट कर रही हूँ। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास मैंने कलेक्ट किए हैं। अभी वो सारे क्वेश्चन मुझे टाइप करना है, जिसमें से मैंने केवल आधे क्वेश्चन ही टाइप किए हैं। स्कीम की ये जो क्लास होगी ना, इसमें स्कीम ही नहीं, इसमें इम्पॉर्टेंट बिल से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, और एक तरह का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो बिल है वो किस वाले बिल को अमेंड करेगा या फिर किसको चेंज करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्कीम, बिल या फिर एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन अभी मैंने कलेक्ट किए हैं। ये जो स्कीम वाली वीडियो होगी ना, इसमें मैंने एसएससी जीडी से लेकर, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में जो भी एग्जाम हुआ था एसएससी का, जीडी हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीपीओ हो, उसके बाद सीजीएल हो गया, आरपीएफ एसआई या फिर स्टेनो, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के 2024 में, उन सभी से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें हम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पीपीटी के फॉर्मेट में, यानी कि ये सारा जो है पीपीटी में मैं बना रही हूँ, जिससे कि आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।